हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा रमेश सिंह बुक से इकोनॉमिक्स का फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा चैप्टर नंबर 15 है। हालांकि मैंने ये पढ़ा दिया था, अभी स्टार्ट भी कर लिया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉइस का इशू आ गया था। और इफ अगर आप कोई और सी बुक फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में उस बुक को फॉलो करके चल सकते हैं, बट समझ यहाँ से सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 15 है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। मैं इसको वैसे पढ़ा चुका था, लेकिन वो पूरा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाया, उसमें वॉइस ही नहीं आया। ठीक। तो एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया बेसिकली ये एक चैप्टर है जिसके बारे में हम जानेंगे काफी सारी चीजों के, कि सर फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, एक्सटर्नल डेट क्या होता है, रीर नीर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, डिवैल्यूएशन, ये सारी चीजों के बारे में। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब ये होता है कि आपके पास फॉरेन कंट्री का पैसा है एक तरीके से। अब ये नहीं है कि आपके पास हर एक कंट्री का पैसा रखा है। फॉरेक्स रिजर्व मींस कि आपके पास फॉरेन करेंसी है, लेकिन वो फॉरेन करेंसी का आपका इस्तेमाल क्या है। मतलब बेसिकली अगर आप किसी एक दूसरी कंट्री की करेंसी को अपने पास रखे हुए हैं तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है। देखिए, फॉरेन करेंसी का रखने का फायदा ये होता है कि मान लेते हैं, जस्ट लाइक एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना, तभी तो अपन को समझ में आएगा कि कल को इंडिया है, इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड करता है, अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए कि इंडिया में रुपीस चल रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका में नहीं चल रहे हैं। ठीक है। और अमेरिका का जो डॉलर है वो भारत में नहीं चल रहा है। अब दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आ जाएगी? सर, भारत अमेरिका से सामान नहीं खरीद पा रहा है, अमेरिका इंडिया से नहीं खरीद पा रहा है। या मान लीजिए इंडिया किसी और यूरोपियन कंट्री से नहीं खरीद पा रहा है, यूरोपियन कंट्री से नहीं खरीद पा रहा है, अफ्रीकन कंट्री से नहीं कर पा रहा है, किसी कंट्री से नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल जो करेंसी है वो आपको डॉलर देखने को मिल जाती है। अब इस डॉलर का क्या फायदा होता है सर जी? डॉलर रखने का फायदा ये होता है कि अगर आपके पास डॉलर है, तो अगर आपने कल को अमेरिका से सामान खरीदा और अमेरिका से आपने डॉलर लिया, ठीक। अब ये जो डॉलर है, अगर आप कल को साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड करें, तो साउथ अमेरिका में भी क्या एक्सेप्ट नहीं है, रुपीज एक्सेप्ट नहीं है, तो आप इस डॉलर का इस्तेमाल कर लेंगे। इस डॉलर का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ट्रेड कर लेंगे जस्ट लाइक जैसे कि क्या हुआ कि जो डॉलर है वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल करेंसी है। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक जगह सिर्फ यही एक्सेप्ट हो रही है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल करेंसी है डॉलर। तो कल को अगर आपको साउथ अमेरिका से कोई सामान खरीदना था तो आपने वो पैसा देके खरीद लिया, आपको दिक्कत नहीं आई कुछ भी। मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी सामान था जो कि आपको सिर्फ साउथ अमेरिका से मिल सकता था, लेकिन रुपीज में ट्रेड नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉलर एक्सेप्ट हो रहा है उस कंट्री में, तो आपने उस डॉलर से खरीद लिया। अब पाकिस्तान के साथ क्या दिक्कत आई? पाकिस्तान के साथ यही तो दिक्कत थी। पाकिस्तान के पास क्या था? जो फॉरेक्स रिजर्व था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब वो कहीं पे ट्रेड ही नहीं कर पा रहा है, उसके पास फॉरेक्स रिजर्व है ही नहीं जो वो ट्रेड कर सके। ठीक है। ट्रेड करने के लिए उसके पास पैसा तो होना चाहिए, पैसा ही नहीं है तो भाई वो ट्रेड कहाँ से करेगा? और जब ट्रेड नहीं कर पाएगा तो जो उसके लिए जरूरी सामान है वो भी नहीं खरीद पा रहा है अपने लोगों के लिए। ठीक। तो इसलिए हमें फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भारत के पास अगर आप देखें तो लगभग 600+ मिलियन डॉलर के आसपास हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि ठीक ठाक अपने पास रिजर्व है और हम आसानी से अपनी इकोनॉमी को टैकल आउट कर सकते हैं। ठीक। लेकिन मान लीजिए कि जिस टाइम पे ये फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है तो उस टाइम पे आपके लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया को कल को कोई एक जरूरी सामान अमेरिका से खरीदना था, लेकिन इसके पास रिजर्व ही नहीं है, अब ये इसके साथ ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, अब ये सामान ही नहीं खरीद पाएगा। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो इंडियन पीपल हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। अब जब डिमांड कर रहे हैं उस चीज की, और इसके पास डॉलर ही नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहा है, तो कैसे हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। और इससे क्या होगा? धीरे धीरे इकोनॉमिक क्रैश होने लगेगी, है कि नहीं? लोगों की डिमांड ही नहीं पूरे होने को आएंगे। तो इसलिए फॉरेक्स रिजर्व प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। और इसकी धीरे धीरे आप, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, उस टाइम पे आपको और भी अच्छे से डिटेल में इनके बारे में और पता चलता रहेगा। ठीक। नेक्स्ट टर्म इज एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट का मतलब ये होता है कि जो आपका एक तरीके से आपके ऊपर कर्ज,
कर्ज जो होता है, कर्ज इन द सेंस कि जस्ट लाइक जैसे आप अगर किसी एक फ्रेंड से पैसा ले रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए लिया और आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे को 10% चाहिए, तो आपने क्या करा कि भाई साहब चलो ठीक है, मैं आपको 1,10,000 रुपए दे दूंगा। लेकिन अब क्या हुआ कि आपके पास 1,10,000 नहीं हुए, आपने बोल दिया यार एक काम करो, तुम 10,000 रुपए अपने इंटरेस्ट के रख लो, लेकिन अगले महीने में दे दूंगा। ठीक, तो आप उसको इंटरेस्ट का अमाउंट देते रहते हैं ताकि आपको और एक्सटेंशन मिलता रहे। तो आप 10,000 रुपए आपको आपने उसको इसके इंटरेस्ट के पे कर दिए। सेम भारत के साथ क्या होता है, भारत सबसे ज्यादा अमाउंट जो है, अगर आप इसके बजट में एनालिसिस करेंगे तो वो इंटरेस्ट का पैसा देने में करता है। इंटरेस्ट यानी कि जो भी पैसा है वो इंटरेस्ट में जाता है। इंटरेस्ट में मैक्सिमम अमाउंट भारत अपना पैसा एलोकेट करता है। अब वो ऐसा नहीं है कि कर्जा हमारे लिए बेकार बात है, या किसी भी कंट्री पे कर्जा नहीं होता है। यार अमेरिका की ठीक ठाक इकोनॉमी है, उस पे भी कर्जा होता है। तो यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, इफ अगर आपके पास बहुत ज्यादा कर्जा है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक, एक लिमिट तक कोई चीज एक बढ़िया है, लेकिन उसके बाद अगर चीजें नहीं है तो फिर तो यार मतलब ऑब्वियसली बात है यार। आप इस सिनेरियो को ऐसे देख सकते हैं, अगर आपने कर्जा लिया है कहीं से, तो यानी कि आप वो डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि यू आर डेवलपिंग द कंट्री। ठीक, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ सारा उधारी पे पैसा ले लिया और फिर बाद में आप सिर्फ कर्ज में डूब गए हैं, तो वो एक गलत सिनेरियो हो जाता है। ठीक, तो यानी कि कर्ज में डूब जाना गलत बात है, लेकिन कर्ज का पैसे का इस्तेमाल एक ठीक ठाक वे में होना वो ठीक है, लेकिन अप टू सर्टेन लेवल। ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ कर्ज में डूबे हुए हैं। तो हमारा जो सबसे ज्यादा पैसा है वो इंटरेस्ट में जाता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट देते हैं अमाउंट का। ठीक, तो एक्सटर्नल डेट यानी कि आपके ऊपर जो बाहर के देश का या कुछ भी ऐसा कर्जा है। ठीक, और इसके बारे में इन डिटेल अभी हम जानेंगे। अभी टॉपिक्स जैसे जैसे आगे स्टार्ट होते रहेंगे तो आप इनके एकदम डिटेल में जाते चले जाएंगे कि हम क्यों लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं वो सारी चीजें। ठीक, तो अभी सिंपल आप इसको यहाँ पे इतना सा समझ सकते हैं ना। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द करेंसी रिजीम। देर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसी रिजीम जो कि हमारे पास है। एक है फिक्स्ड करेंसी रिजीम और एक है हमारे पास फ्लोटिंग करेंसी रिजीम। फिक्स्ड और फ्लोटिंग करेंसी रिजीम का मतलब क्या होता है? देखो, फिक्स्ड के नाम से ही आपको सजेस्ट हो गया होगा कि सर फिक्स्ड यानी कि देर इज समथिंग जो कि फिक्स्ड है ऑलरेडी। फ्लोटिंग यानी कि जो कि किसी भी एक चीज पे डिपेंड कर रही है, यानी कि देर इज समथिंग जो कि किसी एक सिनेरियो पे डिपेंड हो रही है। ठीक, फिक्स्ड के अंदर में क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी सेंट्रल बैंक ने आपका निर्धारित कर दिया है कि जो $1 है वो 60 रुपीज के बराबर होगा। और वहीं पे फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लोटिंग में मान लेता हूँ कि $1 कई बार आपको फ्लक्चुएट होता हुआ मिलता है, 60 रुपीज, 70 रुपीज, 75, 80, 85। यानी कि फिक्स्ड का मतलब ये है कि मार्केट सिनेरियो कुछ भी चले, डजेंट मैटर, लेकिन आपका $1 की जो वैल्यू रहेगी वो 60 रुपीज ही रहेगी। लेकिन वहीं पे फ्लोटिंग में क्या होता है कि $1 जो है वो वेरी करता है। वेरी कैसे करता है कि सर वो कभी 60 रुपीज के बराबर आपने देखा था, कभी 70, 75, 80, 85। इसके पीछे लॉजिक है कि ये क्यों एज सच मार्केट सिनेरियो के पीछे चलता है। सर इसके पीछे ट्रेड एक सबसे बड़ा लॉजिक है। ट्रेड के अलावा अगर आप देखें तो करेंसी के डिवैल्यूएशन हम करते हैं, रिवैल्यूएशन हम करते हैं। वो सारे टॉपिक्स जिस टाइम पे अभी हम डीपली आगे पढ़ेंगे ना, ये डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, ट्रेड वगैरह, ये सब आपको हर एक चीज धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी कि सर ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, सिंपल अभी आप इतना समझ लो कि फिक्स्ड के अंदर कोई एक करेंसी की वैल्यू फिक्स कर दी गई है, लेकिन फ्लोटिंग में वो चीज डिपेंड करती है मार्केट सिनेरियो पे। और मार्केट सिनेरियो के पीछे क्या क्या सिनेरियो है वो हम आपको अभी डिटेल में एक एक करके टॉपिक्स आगे मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो उसमें आपको हर एक सिनेरियो क्लियर होता चला जाएगा कि क्यों करेंसी वेरी कर रही है और क्यों करेंसी की चीजें वेरी कर रही है। अब एक ही जगह पे मैं सारी चीजें आपको पढ़ा दूं तो फिर आपके दिमाग में होश पोश हो जाएगा। आप मतलब ऐसा सोचेंगे सर ये क्या है, तो एक एक करके चीजों को करेंगे जिससे कि आपके दिमाग में भी चीजें सेटल होती रहें धीरे धीरे करके। ठीक, एक ही बार में चीजें आप सोचोगे नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए जैसे जैसे टॉपिक आता रहेगा वैसे वैसे आप इनके बारे में समझते रहेंगे, और इससे क्या नुकसान है क्या नुकसान नहीं है वो भी आप समझते रहेंगे। लेकिन अभी सिंपल एक ओवरव्यू समझ लो यहाँ पर इसका। ठीक, क्योंकि आने वाली टर्म्स है जस्ट लाइक जैसे आगे मैं अब आपको ट्रेड बताने वाला हूँ। सर देखो, ट्रेड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड सरप्लस, एक होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से, और ट्रेड डेफिसिट में इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सर जस्ट लाइक कल को इंडिया है, इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड चल रहा है। इंडिया सर कल को चाइना को सामान
एक्सपोर्ट करता है। जिस टाइम पे हम सामान बेचते हैं किसी कंट्री का, वो होता है एक्सपोर्ट। जिस टाइम पे हम किसी कंट्री से सामान खरीदते हैं, वो होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट, ठीक, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। सर एक्सपोर्ट हमने करा, मान लीजिए चाइना को, यानी कि हमने चाइना को सामान बेचा 10,000 का, और चाइना से हमने सामान खरीदा 5,000 का। तो यानी कि बेचा हमने 10 का, खरीदा 5 का, तो अभी हम 5,000 रुपए के फायदे में है। और जिस टाइम पे ये सिनेरियो होता है, यानी कि एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंपोर्ट से, तो वो सिनेरियो आपका कहलाता है ट्रेड सरप्लस। ठीक, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप सामान बेच ज्यादा रहे हैं तो आप कमा रहे हैं ना पैसा। ठीक, आप सामान बेच ज्यादा रहे हैं लेकिन आप खरीद कम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट इतने हैं कि आपको चाइना से सामान खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन आप चाइना को बेच रहे हैं, तो यानी कि आप यहाँ पे फायदे में हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर मैं इस सिनेरियो का कर दूं, जस्ट अपोजिट अगर इस सिनेरियो का अपन कर देते हैं कि सर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितने का, एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप 5,000 का, और आप खरीद रहे हैं सामान वहां से 10,000 का। अब आप देख लो, आप कितने रुपए माइनस में है सर? आप 5,000 रुपए माइनस में है। क्यों? क्योंकि आप बेक बहुत कम रहे हैं लेकिन खरीद ज्यादा रहे हैं। ठीक है, आप बेक बहुत, ये तो वही बात होगी ना, कल को आपका जनरल स्टोर है, आप सामान लेके रखे हैं अपने दुकान के अंदर, यानी कि जनरल स्टोर में 10,000 का, लेकिन आपका बिक 5,000 का ही रहा है, तो 5,000 तो लॉस में है ना। जो आपके पास स्टॉक है वही नहीं बिक रहा है, तो यानी कि आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो आपका जिस टाइम पे होता है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, तो वो आपका ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। और ये जो দেখো আমি মা দুর্গার হাতে কি দেই হুম ত্রিশূলের লম্বা तो ये जो है, ये आपका ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ये चीजें आपके। अभी जितने भी, मतलब अभी हम आगे चीजें पढ़ेंगे, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है अभी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द सेंस कि ये ट्रेड अगर आपको समझ में आएगा, ट्रेड सरप्लस यही आपको बताएगा आगे की चीजें अच्छी तरीके से। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट जो चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट आगे समझते हैं। डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मान लीजिए इंडिया है और अमेरिका है। ठीक, इंडिया है और अमेरिका है। इंडिया में अमेरिका का जो $1 है, उसकी वैल्यू 60 रुपीज के बराबर है। ठीक, और यहाँ पे आप एक और सिनेरियो मानिए कि अमेरिका भारत से चॉकलेट ले रहा है, और हमारे यहाँ एक चॉकलेट का प्राइस ₹60 है। तो यानी कि आपको सीधा सीधा ये पता चल जाना चाहिए कि सर अमेरिका अपना $1 खर्च करके हमसे हमारी एक चॉकलेट ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके $1 की वैल्यू 60 रुपीज है, और हमारे यहाँ एक चॉकलेट का प्राइस 60 रुपीज है। तो यानी कि अमेरिका सिर्फ $1 के अंदर में अपना जो है वो एक चॉकलेट यहाँ से ले सकता है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर, अब कल को, यानी कि ये जो अमेरिका है वो खरीद रहा है हमसे, यानी कि खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, यानी कि जो कोई हमसे सामान खरीद रहा है तो वो इंपोर्ट ही तो कर रहा है। हम बेक नहीं, मतलब हम बेक रहे हैं ना, हम तो अपना सामान बेक रहे हैं उसको, हमारा सामान जा रहा है, तो हमारी तरफ से वो उसके लिए क्या है? एक्सपोर्ट है। ठीक है, हमारी तरफ से एक्सपोर्ट है, लेकिन अमेरिका के लिए वो इंपोर्ट है। यार चॉकलेट हमने बेक दी है 60 रुपए की, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया है। अब क्या होगा? हम अपना इस चॉकलेट के प्राइस को कम कर दे, मतलब कम हो जाता है हमारा, ड्यू टू बिकॉज कि हम अपनी करेंसी के प्राइस को गिरा देते हैं।
हम अपनी करेंसी के प्राइस को गिरा देते हैं। अब गिराएंगे तो हम अपनी करेंसी के प्राइस को, मतलब प्राइस गिरने के पीछे और भी काफी सारे रीजंस होते हैं, वो मैं वही बता रहा हूँ ना, अभी धीरे धीरे हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी जितनी भी आगे आने वाली टर्म्स है। हमने अपनी करेंसी के प्राइस को गिरा दिया, और गिराने के बाद हमारा जो एक, और वो ऐसा नहीं गिरता है, वो गिरता है आपकी बहुत सारी कंडीशन से, आपकी इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। मतलब जस्ट लाइक कि कल को आपकी जो चॉकलेट की डिमांड है वो पूरी ही खत्म हो गई है, यानी कि ऑब्वियसली बात है आपको उसके चॉकलेट के प्राइस को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस आपको इस चॉकलेट के प्राइस को आपने डाउन करके कितना कर दिया, 30 रुपीज कर दिया। इस चॉकलेट की प्राइस बहुत कम हो रही है लेकिन आपको ये बेक नहीं है, होता नहीं है कि आप सोचते हैं कि अरे यार अब इसकी डिमांड तो है ही नहीं, थोड़ा इसका प्राइस कम कर देते हैं, आपने 30 रुपीज कर दिया, ठीक, 30 रुपीज कर दिया। और आपने हमार और जो आपकी जो करेंसी है उसका प्राइस भी गिर गया। मान लीजिए अब आपका जो डॉलर है वो 1 रुपए, मतलब 1 डॉलर जो है वो 120 रुपए के बराबर हो गया। तो अब एक ऑलरेडी आपका क्या है, चॉकलेट का प्राइस 30 रुपए हो गया और 1 डॉलर 120 रुपए के बराबर हो गया है। तो अब आपका कितना एक्सपोर्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है सर, 120 रुपए में ये 4 चॉकलेट आ जाएंगी। पहले एक चॉकलेट आ रही थी और अब अमेरिका सीधा सीधा अपने 1 डॉलर में 4 चॉकलेट ले रहा है। सर एक चॉकलेट से 4 चॉकलेट, ठीक है, एक चॉकलेट से 4 चॉकलेट। तो यानी कि आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कई बार ये सारी चीजें भी कर देते हैं कि आप अपने उसको प्राइस को डाउन कर देते हैं, या तो आप अपने इस प्रोडक्ट के प्राइस को डाउन कर देते हैं, या आप अपने इस करेंसी के प्राइस को डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आप एक ही चीज एक्सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब आपकी 4 चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इससे नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जिस टाइम पे आप इस चीज को बल्क में देखते हैं, होलसेल में, तो उस टाइम पे आपको फायदा होता है ना। अगर आप दुकान से कोई सामान लेने जाएं तो आप सिंगल पीस लेंगे, लेकिन वही आप होलसेल में दुकान से लेके आए तो तब भी उस होलसेलर को फायदा होता है, ठीक। तो ये जो कंडीशन है ये चाइना बहुत ज्यादा अपनाता है, या तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डाउन कर देगा या अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर देता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, या तो आप अपने 30 रुपए कर दीजिए और 1 डॉलर का 60 रुपए भी अगर रहने देंगे तो तब भी आपकी 2 चॉकलेट बिक जाएंगी, ठीक। अगर आपने इसको 120 ना करा और इसको 60 ही रहने दिया तब भी आपकी 60 रुपए में 2 चॉकलेट आ जाएंगी। तो यानी कि जिस टाइम पे आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं उस टाइम पे आप अपनी करेंसी की वैल्यू को डाउन करते हैं। और ये सिनेरियो क्यों करा जाता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये सिनेरियो आपका कौन करता है, चाइना। आज के लिए सिर्फ इतना ही समझो, बाकी जितने भी और ज्यादा डिटेल में वो हम आपको कल बता देंगे, ठीक। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस बैच की फीस क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो प्लीज करिएगा, और सी साइड वाले बैच को भी आप देखते रहिएगा। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।